क्यों एक आईआईटी से बीटेक करने वाले एक व्यक्ति संस्कृत पढ़ते हैं, उसके बाद उनका रुख क्यों हिंदुत्व की तरफ हो जाता है, वैराग्य की तरफ हो जाता है। हालांकि हाल ही में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं जहाँ पे युवा, पढ़ा लिखा युवा, जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं भारत के, वहाँ से पढ़ा हुआ आईआईएम, आईआईटी और कॉर्पोरेट लाइफ जीने के बाद फिर वो सब पीछे छोड़ करके आगे अग्रसर हुए हैं। उन्होंने ये सब मटीरियलिज्म छोड़ करके उन्होंने हिंदुइज़्म और सनातन, इन सब चीज़ों में अपने आप को इनिशिएट किया है। तो मैं समझना चाहूँगी आपकी जर्नी कैसी रही, क्यों आपने आईआईटी करने के बाद, और काफ़ी साल पहले, ये हाल फिलहाल की बात नहीं है, काफ़ी साल पहले आपने अपना रुख किया सनातन या धर्म या आरएसएस या कह लें हिंदुत्व की तरफ, क्यों? ऐसा है कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, तो बहुत सारे, आप जानते हो हम लोग का एज पुराने ज़माना का हूँ मैंने बहुत पहले, मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ या उससे भी थोड़ा उस पीरियड से 80-85 के बीच के पीरियड की। जब हम पढ़ते थे कॉलेज में तो हमारे उस समय मार्क्सिज्म का थोड़ा इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, मार्क्सिस्ट नक्सलाइट लोगों का भी इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। तो कुछ मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉग प्रोफेसर थे हम लोग का, एक चुपचाप ब्रेन वॉशिंग भी, आज की भाषा में कहेंगे ब्रेन वॉशिंग ही करेंगे। वो लोग पॉलिटिकल क्लास लेते थे ना, देखो रशिया कैसे डेवलप हो गया है, कितना एडवांस है, चाइना कितना एडवांस हो गया, हम कितने गरीब, बैकवर्ड वगैरह है ना। तो थोड़े समय हमें लगता था कि हमारा भी देश गरीब तो है ही, डिस्पैरिटी भी है, अभाव भी है, लेकिन इन सारा चीज़ों में डिस्कशन में कहीं ना कहीं उनको गुस्सा आता था, ये हिंदू फैटलिज्म एंड फ्यूडलिज्म के कारण से ऐसा होता है। तो क्योंकि हम भी उन्हीं मिडिल क्लास गांव के परिवारों से आए हैं, तो हमने उनको कहा कि देखो, जो यूरोप में का जो सोसाइटी था, वहाँ आप पढ़ोगे यूरोपियन सोसाइटी का जो वर्णन प्रिंस को पाटकुन करते हैं, बाकुनिन करते, जो प्री मार्क्सिस्ट लोग हैं ना, वहाँ का समाज में एक्सप्लॉयटेशन ऑपरेशन डिफरेंट टाइप का था। हमारे यहाँ गरीबी थी, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन एज सच वैसा नहीं था। हमने देखा कि रेस्पेक्ट, ऑर्डिनरी आदमी का भी रेस्पेक्ट, डिग्निटी था। ये मैं जो दे रहा हूँ बैकग्राउंड। फिर उसी समय वहाँ एक कलकत्ता में एंटी कम्युनिस्ट लीग चलता था, उसके भी कुछ पम्पलेट्स, बुक छोटे छोटे आया करते थे कि रसिया में बहुत लोगों को साइबेरिया में डाल के मार दिया कम्युनिस्टों ने, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल्चरल रिवोल्यूशन में चाइना में मिलियंस मार दिए। उस समय तो इतना डेटा क्लियर नहीं था। आज तो कहते हैं चाइना में 60 मिलियन ग्रेट लीप फॉरवर्ड कल्चरल रिवोल्यूशन में लोगों को मार दिए, 25 मिलियन उन्होंने साइबेरिया में लोगों को डाल के मार दिए। तब ये सारा चीज़ भी हमने क्वेश्चन करना, हम लोग तो स्टूडेंट थे, क्वेश्चन शुरू करते, उनको ये सब चीज़ें खराब लगता, ओ यू हैव बिकम रिएक्शनरी, है ना। तो फिर हम लोग यूथ थे, तो थोड़ा मन में रिएक्ट था कि अरे हम इनको चैलेंज करना चाहिए। अब चैलेंज करना चाहिए तो हमें तो स्टूडेंट हैं, तो हमें अपना ग्रेड भी मेंटेन करना, अपना भी पढ़ाई करना है, और इनसे चैलेंज भी करना, तो और पढ़ना पड़ता था बाहरी चीज़। अब वो सब चीज़, बाहरी जो चीज़, मैंने आउटसाइड सिलेबस मैं कर रहा हूँ, बाहरी का अर्थ आउटसाइड सिलेबस की चीज़ हमने पढ़ना शुरू की। श्री अरबिंदो पढ़ा, स्वामी विवेकानंद पढ़ा, स्वामी दयानंद पढ़ा, रामतीर्थ पढ़ा, ऐसे लोगों को पढ़ा। फिर यूरोपियन मूवमेंट भी पढ़ा, गैरिबाल्डी, मैजनी, और भी सारा चीज़ सब पढ़ा, आयरिश रिपब्लिकन मूवमेंट पढ़ा। तो हम जब अपना भी हम पढ़े तो हमें लगा रहे हमारे पूर्वजों ने तो बहुत बड़ा काम किया है, और ये इस काम को भी करना और आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरों को क्यों कहें, तुम खुद जो अगर मन में ये होना चाहिए तो खुद क्यों नहीं करो। तो प्रेरणा है कि खुद ही करने के, इसलिए मैंने कहा ये यहाँ से ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई कि जिसको कहते हैं अंडर ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद फिर हम आए, तो फिर था कि भाई क्या करे वाली बात है ना। तो डिसाइड हो गया विवाह नहीं करना, ठीक है, पैसा नहीं कमाना, वही हैंगओवर था। फिर क्या करना, साधु बन जाना। साधु, इस तरह से साधु बन गया। फिर साधु बनने के बाद भारत घूमा, डंडा कमंडल लेकर, एज ए वंडरिंग मंक, परिव्राजक साधु। फिर हमने कहा हिंदू धर्म की हम बात तो करते, लेकिन हिंदू धर्म का हमें ठीक से नॉलेज नहीं है, हमारा सारा नॉलेज सेकेंडरी सोर्स है। तो फिर हम गुरुकुल में गए, गुरुकुल में पाणिनि व्याकरण का पूरा पढ़ाई की, व्याकरणाचार्य हुआ, फिर सारे वेदांग पढ़े, उपांग पढ़े, शास्त्र को विधिवत 10 साल पढ़ाई की। फिर फील्ड में आ गए, भाई ये सारा नॉलेज तो है, अब इसको तो समाज में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना। काम नहीं होगा तो फिर थॉट प्रोसेस में, तो वैसे ही है। फिर मैं विष्णु परिषद का काम में आ गया, फिर फॉरेन डिपार्टमेंट का काम देखने लगा, है ना, ग्लोबल। तो ऐसे हमारी जर्नी शुरू हुई।
फिर मुझे लगा कि भाई हमारे जो गुरुकुल पढ़ते समय ही मुझे लगा कि ये जो नॉलेज है हमारे शास्त्रों में बहुत कंटेम्पररी है, आज भी रिलेवेंट है, लेकिन कहीं पर भी स्ट्रक्चर तरीके से एक जगह प्रेजेंटेड नहीं है। उसी प्रेरणा से लेकर के कहीं ना कहीं जब मैं वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम प्लेटफॉर्म शुरू किया, उसी प्रोसेस में मैं पुस्तक लिखना भी शुरू किया। तो हमने क्या किया, शास्त्र जो होते ना, शास्त्रों का पुराना पद्धति सूत्र लिखना, जैसे वेदांत सूत्र, न्याय सूत्र, योग सूत्र। तो मैं उसी मेथड को लेकर के, सूत्र का अर्थ है कि एक छोटे से सूत्र में बहुत सारा नॉलेज डालना। तो हमारा आइडिया था कि 15-16 साल का लड़का भी, कोई ज़रूरत नहीं कि सारा बुक पढ़ना हो, लेकिन अगर शुरुआती चीज़ और इसके सारे एसेंस को समझ ले, वो भी बात कर सकता है। ये हिंदू थॉट प्रोसेस है, वही हमने बुक में लिखा, द हिंदू मैनिफेस्टो। हिंदू मैनिफेस्टो बुक का सेंस नहीं कहते, सार क्या है, जिसको कहते हैं एसेंस क्या है, वो है उसके 8 सूत्र, जिसको हमने हिंदू सूत्र नाम दिया है। पहला सूत्र है कौटिल्य अर्थशास्त्र का, धर्मस्य मूलम अर्थ, है ना। इंग्लिश में लिखा है प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, यानी हिंदू क्या चाहता है, एवरीबडी शुड बी प्रॉस्पेरस। हम गरीबी नहीं चाहते हैं। हमने गरीबी को कभी कंडेम नहीं किया, लेकिन गरीबी को कभी सेलिब्रेट नहीं किया, है ना। कौटिल्य का सूत्र, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य। अब अर्थ उपार्जन के राज का क्या रोल है, तो पहले तो हमने इस पुस्तक में बताया कि पहले चैप्टर में प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल में बताया, जो धर्मस्य मूलम अर्थ का, कि प्रॉस्पेरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है ना, इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए प्रॉस्पेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बचपन में आपको याद होगा एक श्लोक, हम लोग सब स्कूल में पढ़ते थे, विद्या ददाति विनयम विद्या यात्री पात्रतम पात्रत्वात् धर्म आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम, है ना। धन से धर्म, धन से सुख होता था ना। तो पहला चीज वेल्थ का क्या महत्व है, ये सब शास्त्र आज 5000 साल पुरानी बातें हैं। फिर हमने कहा वेल्थ कैसे उपार्जन होता है, उसमें स्टेट का क्या रोल है ना। पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो यही देश था 1991 से हम स्लो इकॉनमी थे, 1991 में इकॉनमी ओपन हुआ, पॉलिसी फ्रेमवर्क बदल गया ना, कि इकॉनमी हमारा तेजी से ग्रो करने लगा। पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, फिर टैक्सेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, है ना। आपकी किताब में हिंदू मैनिफेस्टो में यही सारी चीजें हैं, यही पहले चैप्टर में यही सारी चीजें हैं।